हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मीटियर्स। बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 12th ग्रेड का चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। आज हम आगे उसके बढ़ रहे हैं, दैट इज फ्रॉम द लॉ ऑफ डोमिनेंस। बेटा चलो, तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं ये टॉपिक्स, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसमें हम अलग अलग जो मेंडल्स ने लॉ दिए थे, 3 लॉज दिए थे, दैट वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, द लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस एंड द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस और कितने सारे उसके अंदर एक्सेप्शंस थे वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आज। दूसरा है एक्सेप्शन जो लॉ ऑफ डोमिनेंस, देन देयर इज अ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बारे में पढ़ेंगे। देन हम पढ़ेंगे अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, जो कि है हमारा डाइहाइब्रिड क्रॉस। चलो बेटा, मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया था उससे बहुत सारे उन्होंने अपने कंक्लूजन्स निकाले। तो बेटा क्या कंक्लूजन्स थे कि मेंडल प्रपोज दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन अनचेंज्ड। मतलब कुछ तो एक ऐसी चीज थी जो जनरेशन टू जनरेशन जो है पास ऑन हो रही थी उनकी प्रोजेनीज में, ठीक है, और वो बिल्कुल भी अनचेंज नहीं थे। कैरेक्टर सेम टू सेम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे थे। फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग थ्रू द गैमेट ओवर सक्सेसफुल जनरेशन। कोई जो चीज़ है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में गैमेट्स के थ्रू जा रही है ओवर सक्सेसिव जनरेशन्स में, वो जो कैरेक्टर्स जो कैरी कर रहा है ये सारे हमारे कैरेक्टर्स, उसको हम बोल रहे हैं फैक्टर्स। क्या बोल रहे हैं? फैक्टर्स। लेटर ऑन ये कन्वर्ट हो गया था या हम जानने लगे थे इस फैक्टर को, अब हम जानते हैं एज अ नेम ऑफ जीन, दैट इज अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। तो बेटा जीन क्या है? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जीन इज अ कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स इज नोन एज एलील्स। तो जीन एक ऐसा कोड है जो कि बहुत सारे कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स साथ में अपने लेके चलता है, और ये कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स, दे आर नोन एज एलील्स। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट से 3 लॉज बताए थे, दैट वाज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, इसमें बहुत सारे उसने हाइब्रिडाइजेशंस इन्होंने किए थे और F1 F2 जनरेशन्स निकाला था, जो हम आगे लेटर ऑन स्लाइड्स में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है बेटा लॉ ऑफ डोमिनेंस। सबसे पहला आएगा हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। जितने भी कैरेक्टर पास ऑन हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू द प्रोगेनी, उसको एक्चुअली ये सब कौन कंट्रोल कर रहा है? फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं, जो कि अब हम नाम उसका जानते हैं एज जीन्स। ठीक है, फैक्टर्स अकर इन पेयर्स। फैक्टर्स जो होते हैं वो पेयर्स में है। कैसे पेयर्स में? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, दैट वाज अबाउट एक्स 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 वाई, ठीक है, एक्स, ठीक है, एक्स एक्स। तो ये क्या है? हर समय पेयर्स में आ रहे हैं। किस में आ रहे हैं? ये सब पेयर्स में आ रहे हैं, ठीक है। अब इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, वन मेंबर ऑफ द पेयर इज डोमिनेंट अदर टू द अदर रेसेसिव कैरेक्टर। मतलब अगर हम एक कैरेक्टर ले रहे हैं, अगर हम एक कैरेक्टर ले रहे हैं जो कि डिफरेंट है, क्या है? डिसिमिलर पेयर है। दिस इज अ डिसिमिलर पेयर, ठीक है, दिस इज डिसिमिलर पेयर। ये कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल वाई है। तो ये कैपिटल एक्स और ये स्मॉलर जो वाई है, इसके अंदर एक्स क्या है? डोमिनेंट कैरेक्टर है। क्या है? एक्स एक डोमिनेंट कैरेक्टर है जो रेसेसिव पे क्या पड़ेगा? भारी पड़ेगा। तो इसके जो रिजल्ट आएंगे वो वही आएंगे जो डोमिनेंट कैरेक्टर के हैं। जो किसके हैं? डोमिनेंट कैरेक्टर के हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ कि कैपिटल टी स्मॉल टी, हमने एक करेक्टर ले लिया अबाउट हाइट। इसमें जो कैपिटल टी है वो डोमिनेंट करेक्टर है, ठीक है, और स्मॉल टी है हमारा रेसेसिव करेक्टर। तो जो भी प्रोगेनी होगी उसके अंदर करेक्टर आएगा किसका? डोमिनेंसी का। किसका आएगा? डोमिनेंसी का। और वो प्रोगेनी हर समय क्या होगी? टॉल होगी। क्या होगी? टॉल होगी, ठीक है। अब the law of dominance explain the expression of only one of the parental characters in F1 and both in F2.
क्या कह रहा है ये कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें ये एक्सप्लेन कर रहा है कि जब भी हम दो करेक्टर के बीच में हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो F1 जनरेशन हर समय डोमिनेंट करेक्टर का रिजल्ट देगा, वेयर एज F2 जनरेशन के अंदर दोनों ही डोमिनेंट और रिसेसिव करेक्टर्स हमको दिखेंगे। मतलब F1 जनरेशन के अंदर जब हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो हर समय जो प्रोगेनी होगी वो क्या होगी, टॉल होगी। लेकिन अगर हम F2 जनरेशन की बात करें तो उसमें कुछ हमें टॉल प्रोगेनीज दिखेंगे और एक हमें क्या दिखेगा, रेसेसिव प्रोगेनी दिखेगा। ठीक है, इसलिए उसका रेशियो जो है वो होगा 3:1 इन F2 जनरेशन। क्या होगा उनका जो रिजल्ट निकला है दैट वुड बी 3:1 इन F2 जनरेशन। अभी जो लॉ है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, हर जगह ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुछ एक्सेप्टेशंस है, कुछ एक्सेप्शंस है। वो एक्सेप्शंस क्या है? एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड दूसरा है को डोमिनेंस। ये आगे हम पढ़ने वाले हैं कि क्यों इन दोनों की वजह से ये लॉ यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं हुआ। ठीक है, अब है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है? अभी तक हमने क्या पढ़ा था कि कोई भी कैरेक्टर अगर डोमिनेंट है, कोई एक कैरेक्टर इज रेसेसिव, कोई एक कैरेक्टर इज रेसेसिव, तो डोमिनेंट कैरेक्टर और रेसेसिव कैरेक्टर के अंदर हर समय जो रिजल्ट आ रहा था वो क्या था, डोमिनेंट कैरेक्टर का था। हर समय रिजल्ट किसका था? डोमिनेंट कैरेक्टर का था। लेकिन अब इसमें जब हम डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करा रहे हैं उस समय जो गैमेट्स फॉर्म होंगे, ठीक है, वो होंगे एक फ्रॉम द पेरेंट एंड एक फ्रॉम दिस पेरेंट, दैट इज अ मदर पेरेंट एंड दिस इज फॉर एग्जांपल इज अ फादर पेरेंट। तो ये दोनों अगर आप देख रहे हो तो ये क्या है? होमोजाइगसली डोमिनेंट कैरेक्टर। ये क्या है? होमोजाइगसली डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है, और ये क्या है? होमोजाइगसली रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल हमने दो अलग अलग क्या लिए, कैरेक्टर्स लिए। ठीक है, कैरेक्टर हमारा फॉर एग्जाम्पल कलर का है। कभी फ्लावर का कलर क्या होगा, एक फ्लावर हमने लिया रेड कलर का, एक फ्लावर हमने लिया व्हाइट कलर का। जब इन दोनों के बीच में हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया तो जो हमें फ्लावर मिला वो क्या मिला? पिंक मिला। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे फॉर एग्जांपल अगर टॉल और ड्रॉफ के बीच में हाइब्रिडाइजेशन हुआ है तो अगर डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल है तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा? टॉल मिलेगा। लेकिन यहाँ पे तो ना तो टॉल है और ना ही ड्रॉफ, एक अलग ही चीज़ निकल के आई है। फॉर एग्जाम्पल कलर, हमने रेड कलर का फ्लावर लिया, हमने व्हाइट कलर का फ्लावर लिया, लेकिन जो रिजल्ट निकला इट वॉज ऑफ पिंक कलर। मतलब डोमिनेंसी इन दोनों में से किसी ने भी नहीं दिखाई, एक अलग ही तरह का कलर निकल के आया, दैट was of pink color। अब ये रेड कलर, व्हाइट कलर, इसका हम डिनोट करेंगे रेड कलर एज अ डोमिनेंट कैरेक्टर एज आर और ये रेसेसिव कैरेक्टर एज आर। और जब उन्हों के हमने गैमेट्स लिए, मैंने लास्ट क्लास में बेटा सिखाया था कि हम गैमेट्स कैसे निकालते हैं कि भाई एक यहाँ से लिया, प्रोगेनी ने क्या लिया, एक कैरेक्टर अपने पेरेंट में से लिया, मतलब मदर पेरेंट से लिया, एक अपने फादर पेरेंट से लिया। ठीक है, और गैमेट क्या बना हमारा? कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। फिर हमने इसमें ये चीज़ देखी कि इसके अंदर कौन डोमिनेंट कैरेक्टर है? आर इज अ डोमिनेंट कैरेक्टर। फिर हमने F2 जनरेशन के लिए पुनेट स्क्वायर से इन दोनों के बीच में क्या कराया? क्रॉसिंग कराया। जब हमने इनके बीच में क्रॉसिंग कराया, फॉर एग्जाम्पल सी पुनेट स्क्वायर से हम इसका निकालते हैं। ठीक है, किसके बीच में कराना है? कैपिटल आर स्मॉल आर है और स्मॉल आर। अब पुनेट स्क्वायर से हम करेंगे तो कैपिटल आर क्या था? रेड कलर था, तो ये फ्लावर क्या निकला? रेड कलर का निकला। ठीक है, फिर हमने किया कैपिटल आर स्मॉल आर से हमने क्रॉसिंग कराया। ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर हम यहाँ से करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर एंड दिस स्मॉल आर एंड स्मॉल आर। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा कि आर, ठीक है, और कैपिटल आर स्मॉल आर एंड थोड़ा है हमारा नेक्स्ट है हमारा स्मॉल आर। तो इसमें अगर आप देख रहे हो तो कैपिटल आर जो था हमारा क्या था? रेड कलर था। क्या था? रेड कलर था। तो कितने हैं रेड कलर के फ्लावर? भाई एक है हमारे पास में। ठीक है, पिंक कलर के फ्लावर कितने हैं? 1 and 2, 1 and 2। ठीक है, और व्हाइट कलर के कितने हैं? स्मॉल आर 1। तो ये हमारा क्या निकला है? हमारा ये निकला है जीनोटाइपिक रेशियो। कितना निकला जीनोटाइपिक रेशियो? 1:2:1। ठीक है, अब
ये करने के बाद में हम ये पढ़ेंगे कि जीनोटाइपिक जो रेशियो है वो क्या था, गैमेट से रिलेटेड था, ठीक है। और फिनोटाइपिक रेशियोज क्या होते हैं, जो हमको फिजिकली सामने से दिखते हैं, जो हम देख के ही पहचान लें कि ये रेड कलर है, ये वाइट कलर है, ये पिंक कलर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखूँ अकॉर्डिंग टू कलर्स, तो कलर्स के अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो आर था हमारा रेड कलर का, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर था हमारा कौन सा कलर, पिंक कलर, और स्मॉल आर क्या था हमारा, व्हाइट कलर। चलिए काउंट करते हैं कि भाई कितने यहाँ पे हमने हमारा रिजल्ट में रेड कलर निकला। एक तो ये निकला रेड कलर, ठीक है, एक निकला रेड कलर। फिर ये बोल रहा है आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या था हमारा, पिंक कलर था। भाई यहाँ पे कितने आपको प्रोगेनीज दिख रहे हैं कैपिटल आर स्मॉल आर के, 1 and 2, तो कितने हो गए यहाँ पे हमारे पास में 2 पिंक कलर के फ्लावर्स हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाइट कलर। व्हाइट कलर कितना है, व्हाइट कलर है प्योरली रेसेसिव, आर, तो ये कौन सा है, दिस वन। तो व्हाइट कलर कितना हुआ, 1। तो क्या आपने एक चीज नोटिस करी है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंदर फिनोटाइप का रेशियो और जीनोटाइप का रेशियो क्या है, दोनों ही सेम है। क्या है, सेम, दैट इज 1:2:1, जबकि है हमारा जीनोटाइपिक रेशियो, और फिनोटाइपिक रेशियो इज ऑल्सो 1:2:1। देखा, फिनोटाइपिक रेशियो क्या है 1:2:1 एंड जीनोटाइपिक रेशियो इज 1:2:1। मतलब जो हम ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस कैरेक्टर का रिजल्ट निकालते हैं, तो जब भी phenotypic ratio is equal to genotypic ratio, that is a incomplete dominance. It is incomplete dominance. It is a result of incomplete dominance. ठीक है, वही जो मैंने आपको अभी बताया भाई, फिनोटाइपिक रेशियो इज इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशियो इज अ इनकम्प्लीट डोमिनेंट, इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। रेशियो क्या रहेगा 1:2:1, ठीक है। अब पिंक कलर जो भी निकला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रिजल्ट, वो डिपेंड करता है कि आपने कितने डोमिनेंट एलीज यूज करे हैं इन द हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस। चलो, तो आई होप अभी तुमको ये चीज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की समझ में आ गई होगी। ये बहुत बार नीट के अंदर भी क्वेश्चंस पूछा गया है कि कोई भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जब फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो एक जैसे होते हैं, तो एक्चुअली ये किस फैक्टर का रिजल्ट है, कि भाई ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रिजल्ट है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑलवेज रिजल्ट इन अ जीनोटाइपिक रेशियो विच इज ऑलवेज इक्वल टू फिनोटाइप रेशियो। नेक्स्ट है हमारा कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या होता है कि अभी तक हमने पढ़ा कि एक जीन है वो एक कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, जिसमें से एक डोमिनेंट कैरेक्टर है, एक रेसेसिव कैरेक्टर है। डोमिनेंट कैरेक्टर हर समय अपना जो फैक्टर है वो हर समय शो करेगा एट द रिजल्ट्स, मतलब उसके जो भी कैरेक्टर है हर समय आपको रिजल्ट में दिखेंगे, लेकिन रेसेसिव का जो फैक्टर है वो रिजल्ट्स में, प्रोगेनी में आपको वो कैरेक्टर नहीं दिखेंगे। कोडोमिनेंस में क्या है कि कोडोमिनेंस के अंदर आप देखोगे कि एक जीन है जिसके 2 एलील्स है, एक जीन है जिसके 2 एलील है, और ये दोनों ही एलील एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब दो जनों की अगर रेस होती है और एंड में दोनों ही जीत जाए, तो दोनों ही क्या हो गए, विन हो गए, किसी ने भी लूज नहीं किया। मतलब वही समझो कि कोडोमिनेंस भी यही कह रहा है कि दोनों ही हाइब्रिडाइजेशन में जब साथ में लगते हैं तो एंड रिजल्ट जो होता है उसमें दोनों ही क्या करते हैं, अपने कैरेक्टर्स शो करेंगे, ठीक है। But in multiple allele, one gene have more than 2 allele control one character. But multiple allele जब भी होगा वो 2 allele जो साथ में अगर हैं उसके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ब्लड ग्रुपिंग का ले रही हूँ, ब्लड ग्रुप का अगर कोई जीन है, ठीक है, उसका कैरेक्टर क्या है, ABO ब्लड ग्रुप। हमको सबको पता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका ब्लड ग्रुप जो होता है दैट क्या, तो या तो उसका ब्लड ग्रुप A होगा, या तो उसका ब्लड ग्रुप B होगा, या उसका ब्लड ग्रुप O होगा, या उसका ब्लड ग्रुप AB होगा। तो ABO का डिफरेंट जो हमारे एलील्स हैं कितने निकल सकते हैं, भाई 3 एलील्स निकल सकते हैं। कैसे निकल सकते हैं कि भाई A वाले का हो जाएगा हमारा, हमको पता है जो जीन है ब्लड ग्रुप का दैट इज डिनोटेड एज I, ठीक है। तो A का क्या निकल गया IA, B का क्या निकल गया IB, एंड दिस इज IO, ठीक है।
अब इसमें जो आई ए और आई बी है वो क्या है, हमारे डोमिनेंट एलील्स है। क्या है, डोमिनेंट एलील है। वेर एज जो हमारा ओ वाला है, मतलब ओ ब्लड ग्रुप है, वो हर समय क्या रहेगा, रेसेसिव एलील रहेगा। मतलब अगर ए ब्लड ग्रुप है किसी का तो उसके अंदर ओ एज अ रेसेसिव करेक्टर रहेगा। बी है अगर किसी का ब्लड को, तो उसके अंदर भी एज अ रेसेसिव करेक्टर ब्लड ग्रुप ओ जरूर रहेगा। लेकिन किसी कंडीशन के अंदर ना ए ब्लड ग्रुप है ना बी ब्लड ग्रुप है, तो ऑटोमेटिकली उस ऑर्गेनिज्म का, उस ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड ग्रुप है इट वुड बी ओ, इट वुड बी ओ। ठीक है। अब एग्जाम्पल जैसे कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप है, तो जो ब्लड ग्रुप है, ह्यूमन ब्लड ग्रुप है, ये हर समय जो जीन रेगुलेट कर रहा है दैट इज आई जीन, दैट इज अ आई जीन। ठीक है। अब पॉलीमर होते हैं एक्चुअली आरबीसीज। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा आरबीसी है। ठीक है। हर एक आरबीसी के ऊपर आप देखोगे एक एंटीजन लगा है। क्या लगा है, एक एंटीजन लगा है। ये वाला कलर यूज करते हैं। क्या लगा है, एक एंटीजन लगा है इसमें, दिख रहा है। तो आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके ऊपर आपको शुगर्स दिखेंगे। क्या दिखेंगे, शुगर्स दिखेंगे, एंटीजन दिखेंगे। क्या दिखेंगे, एंटीजन दिखेंगे। ठीक है। ये एंटीजन डिसाइड करता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ब्लड ग्रुप कौन सा होने वाला है, उनका ब्लड ग्रुप कौन सा होने वाला है। ठीक है। अब टाइप ऑफ शुगर इज डिसाइडेड बाय आई जीन। अभी किस तरीके के इसमें शुगर्स होने चाहिए, इट इज बीन डिसाइडेड बाय आई जीन। ठीक है। अब ये जैसे मैंने भी बताया आरबीसीज के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले रहे हैं, ये वाला आरबीसी है, इसके ब्लड इसका जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके ऊपर शुगर्स लगे हैं। कौन से शुगर्स लगे हैं, टाइप ए। क्या लगा है, टाइप ए। तो टाइप ए इस ऑर्गेनिज्म का क्या होगा, इस ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड ग्रुप है वो क्या हो गया, इसका ब्लड ग्रुप हो गया ब्लड ग्रुप ए। क्या हो गया, ब्लड ग्रुप ए। अब इनका जो जीनोटाइपिक अगर हम उसकी एलील्स निकाले तो क्या होगा, ए होगा, ए होगा। ठीक है। ये क्या हो गया, डोमिनेंट कैरेक्टर। ठीक है। और एक क्या होगा, आई ओ, आई ओ हमने पढ़ा था। ठीक है, आई ओ हमने पढ़ा था। ये हो गया हमारा डोमिनेंट कैरेक्टर और ये हो गया हमारा रेसेसिव कैरेक्टर। ठीक है, मीन्स दिस ऑल्सो। फिर अगर आप टाइप बी की बात करोगे, अगेन आरबीसीज के ऊपर सी, ये सब क्या लगा है, आरबीसीज के ऊपर ये एंटीजेंस लगे हैं। किसके, टाइप बी एंटीजन। तो ऑटोमेटिकली उस ह्यूमन बीइंग का जो ब्लड ग्रुप है वुड बी बी। क्या होगा, बी। अब उसके एलील्स क्या बन सकते हैं, बी बी बन सकता है। ठीक है। और बी ओ बन सकता है। ठीक है। बी ओ तो हर समय रहेगा बिकॉज वो क्या है, एक रेसेसिव कैरेक्टर है। अब तुम यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हम एंटीजन की बात कर रहे थे, इसके सरफेस पे कोई भी तरीके का एंटीजन नहीं है। इट मीन्स अब इसका जो ब्लड ग्रुप है इस पर्सन का वुड बी ओ पॉजिटिव, सॉरी टाइप ओ। क्या होगा, ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव एक डिफरेंट चीज़ है। आर एच फैक्टर पे डिपेंड करता है कि पर्सन का पॉजिटिव होगा ब्लड ग्रुप की नेगेटिव होगा। ठीक है, वो कभी हम और पढ़ेंगे। ठीक है। अब कोई भी आरबीसीज के ऊपर फॉर एग्जाम्पल दोनों ही डोमिनेंट कैरेक्टर ए और बी प्रेजेंट है, ए और बी प्रेजेंट है, दोनों ही भाई क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर है। हमने पिछले स्लाइड्स में पढ़ा था कि जो एलील होता है ए वो भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, बी भी डोमिनेंट कैरेक्टर है, ओ इज अ रेसेसिव कैरेक्टर। बट अब यहाँ पे हम नोटिस कर रहे हैं कि इसके सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे ए ब्लड ग्रुप भी, ए एंटीजन भी आ गया और बी भी आ गया। तो अब जो रिजल्टेंट ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, ए बी। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये ए बी जो ब्लड ग्रुप है कौन सा फैक्टर शो कर रहा है, को डोमिनेंस। क्या कर रहा है, को डोमिनेंस। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर शो कर रहे हैं, इसलिए दोनों ही का कैरेक्टर आपको इसमें दिखेगा और रिजल्टेंट जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा ए बी। ठीक है। चलो, अब है ब्लड ग्रुपिंग जो मैंने आपको पूरा समझाया था। अब जैसे कि आरबीसीज के वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अगर एंटीजन है ए, दिस वन, अगर एंटीजन है ए
ठीक है, तो उसकी एंटीबॉडी होगी बी, उसकी एंटीबॉडी क्या होगी, बी। ठीक है, क्यों है एंटीबॉडीज और एंटीजन में फर्क? देखो, अगर किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप इज ए, ठीक है, तो वो हर समय अपनी बॉडी के अंदर ब्लड ग्रुप ए को रिसीव करने के अंदर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट शो नहीं करेगा। हमारा इम्यून सिस्टम ऐसा बना है कि आरबीसी के सरफेस पे अगर ए एंटीजन है तो उसकी एंटीबॉडी वुड बी अगेंस्ट बी, वुड बी, उसकी एंटीबॉडी हर समय बी बनेगी। क्यों बनेगी? कि पहले से ही हमारा बॉडी प्रिपेयर कर लाता है फॉर द इम्यूनिटीज कि किसी भी रीज़न से अगर हमारी बॉडी के अंदर बी ब्लड ग्रुप एंटर होता है, इफ़ अ पर्सन इज़ ए ब्लड ग्रुप वाला, अगर कोई रीज़न से अगर उसके अंदर बी ब्लड ग्रुप का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया तो बॉडी अपने आप ही क्या करती है, उसकी एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट फाइट करेगी। एक इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में ऑलरेडी बना होता है कि यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन आवर बॉडी बिकॉज हमारा ब्लड ग्रुप और तुम जो हमारे बॉडी में आए, हमारा ब्लड ग्रुप इज़ नॉट सेम। इसलिए पहले से ही हमारी बॉडी क्या करती है, जो हमारा एंटीजन होता है उसके अपोजिट क्या बना देती है, एंटीबॉडी टू फाइट अगेंस्ट इन द फ्यूचर, अगर वो अपोजिट ब्लड ग्रुप हमारी बॉडी में एंटर करता है। वैसे ही अगर आप देखोगे यहाँ पे बी के अंदर देखोगे तो बी एंटीजन है, जो एंटीबॉडी उसका अपोजिट क्या होगा, ए एंटीबॉडी। ठीक है, फिर ए बी की अगर आप बात करोगे तो ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी, इसमें कोई तरीके की एंटीबॉडी नहीं होगी, कोई भी तरीके की एंटीबॉडी इसमें प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि ये हर एक ब्लड ग्रुप को रिसीव कर सकता है। ठीक है, अब ओ की अगर आप बात करो, ओ की अगर आप बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप ओ की, तो इसमें कोई तरीके का एंटीजन नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों की होती है, ए एंटीबॉडी भी होगी और बी एंटीबॉडी भी होगी। तो ब्लड ग्रुप ओ क्या है, यूनिवर्सल डोनर है। क्या है, यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। ठीक है, वहीं पे ए बी जो हमने अभी पढ़ा था क्या है, को डोमिनेंट फैक्टर है, मेंडल का एग्जाम्पल है बड़ा ही बेस्ट, कि ए बी जो ब्लड ग्रुप किसी का होता है, इट इज़ एन बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मेंडल जो था, दैट इज को डोमिनेंस, जो कि एक क्या है, एक्सेप्शन है ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ठीक है, अब फिनोटाइपिक रेशियो, भाई वही है फिजिकल कैरेक्टर्स जो हमको दिखते हैं, दैट इज ए बी ओ एंड ए बी ब्लड ग्रुप। अब इसके डिफरेंट जीनोटाइप्स आप देख सकते हो, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने आप देख पा रहे हो इसके अंदर, 6, कितने देख पा रहे हो, 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने एलील्स बने, 6। ए बी ओ ब्लड ग्रुप के कितने एलील्स बन रहे हैं, 6 एलील्स बन रहे हैं। अंडरस्टूड? अब ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है कि कभी भी अगर आपको फिनोटाइपिक रेशियो या आपको अगर जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है तो आप उसको कैसे निकालोगे, कि फिनोटाइपिक रेशियो नंबर ऑफ एलील्स कितने हैं +1 कर दो, क्या कर दो, नंबर ऑफ एलील्स कितने हैं उससे 1 प्लस कर दो। फॉर एग्जांपल हमने F1 जनरेशन में पढ़ा था 3 एलील्स हमको मिले थे, कितने मिले थे, 3 एलील्स, तो 3 जो एलील्स है उसको हमने +1 पे किया तो कितने आ गए, 4 एलील्स बन गए, दैट इज ए बी ओ एंड ए बी। ठीक है, वहीं पे अगर आपको जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है, मतलब कितने एलील्स है हमारे पास में, तो होगा n/2 इंटू n+1 ब्रैकेट क्लोज। इसमें हम कैसे करेंगे, कितने हमारे पास में है, 3/2 इंटू कितने हैं, अगेन नंबर ऑफ एलील्स इट इज 3 + 1, तो कितना हुआ 3/2। ठीक है, और 3 + 1 कितना हुआ हमारे पास में, दैट इज 4। ठीक है, दैट इज 12/2, दैट इज इट वुड बी 6। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेंगे, 6 एलील्स हमें मिल गए। तो इस तरह से हम फिनोटाइपिक रेशियोज और जीनोटाइपिक रेशियोज बाय दिस फॉर्मूला हम कर सकते हैं। दिस इज फॉर फिनोटाइपिक रेशियो एंड दिस इज फॉर जीनोटाइप रेशियो। आए बेटा समझ में? तो बेटा अभी तक जितना भी हमने पढ़ा उसमें था डोमिनेंस, को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस में हमने हर समय ये पढ़ा है कि जब भी डोमिनेटिव कैरेक्टर या रेसेसिव कैरेक्टर आपस में हाइब्रिड करते हैं तो हर समय डोमिनेंट कैरेक्टर ही हमको दिखेगा। क्या दिखेगा, हर समय डोमिनेंट कैरेक्टर ही हमको क्या दिखने वाला है इन द रिजल्ट। यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है, कैपिटल टी, यहाँ पे डोमिनेंट कैरेक्टर है कैपिटल टी, तो कंप्लीट डोमिनेंस वो शो करेगा। ठीक है,
वहीं पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या था कि भाई हमने एक रेड कलर का फ्लावर लिया था, कैपिटल आर, ठीक है, एक वाइट कलर का फ्लावर लिया था, दैट वाज होमोजाइगसली रेसेसिव, और इन दोनों के बीच में जब हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया तो एक अलग ही तरह का करेक्टर निकल के आया, ना वो फ्लावर वाइट था ना वो फ्लावर रेड कलर का था, एक अलग ही कलर निकला, दैट वाज ऑफ पिंक कलर। तो ये पिंक कलर इज एक्चुअली द एग्जाम्पल ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। उसमें एंड रिजल्ट के अंदर हमको एक अलग ही कलर का फ्लावर मिला आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। को डोमिनेंस जो अभी हमने रिसेंट पढ़ा है बेटा ब्लड ग्रुप के बारे में, ए बी ओ ब्लड ग्रुप, जिसके अंदर हमने लास्ट में जो रिजल्ट निकला उसमें ये निकला जो ए बी ग्रुप के जो लोग होते हैं, इट इज़ अ बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कौन सा, को डोमिनेंस, ऑफ को डोमिनेंस। ठीक है, फिर है जीन। बेटा जीन जो होता है, नॉर्मल जीन कैसा होता है, नॉर्मल जीन्स मतलब उसके अंदर सभी डोमिनेटिव करेक्टर्स आपको उसमें दिखेंगे, एकदम नॉर्मल सा होगा, ठीक है, डोमिनेट उसमें करेक्टर होगा, लेकिन जैसे ही मैंने उसमें कुछ छेड़खानी करी वो क्या हो गया, म्यूटेट हो गया, क्या हो गया, म्यूटेट हो गया, और उसमें मुझे क्या दिखेंगे, एक रेसेसिव करेक्टर्स उसमें मुझे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अगर एंजाइम की अगर हम बात करें वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम्स। ये सबको पता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि सबस्ट्रेट जो है ऑलवेज कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट विद द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम। अगर ये नॉर्मल एंजाइम है तो हर समय आपको जो डोमिनेंट करेक्टर है आपको रिजल्ट में दिखेगा, लेकिन अगर ये एंजाइम को हमने मॉडिफाई कर दिया, क्या कर दिया, मॉडिफाई अगर हमने इनको कर दिया तो हमें रेसेसिव करेक्टर्स भी उसके रिजल्ट में, उसके प्रोडक्ट में हमको उसका रेसेसिव कैरेक्टर्स भी दिखेंगे। मीन्स कोई भी अगर नॉर्मल जीन है, नॉर्मल एंजाइम है, उसको अगर हमने थोड़ा कुछ भी छेड़ा तो वो क्या बन जाएगा, म्यूटेटेड बन जाएगा, मॉडिफाइड बन जाएगा, और मॉडिफाइड चीज़ हर समय रेसेसिव कैरेक्टर लेके आती है, उसका इफेक्ट इज नॉट एज दैट पॉजिटिव एज अ डोमिनेंट कैरेक्टर, मतलब उसके रिजल्ट होते हैं इट इज़ नॉट एज डिजायरेबल एज डोमिनेंट कैरेक्टर। अगर हमने फॉर एग्जाम्पल कोई जीन या कोई एंजाइम को क्या कर दिया, म्यूटेट कर दिया, उसको हमने अगर मॉडिफाई कर दिया तो। ठीक है, फिर है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। बेटा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कि टू फैक्टर्स ऑफ करेक्टर्स प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल डू नॉट गेट मिक्स अप और ब्लेंड। कभी भी अगर किसी के अंदर दो करेक्टर है, ठीक है, ड्रॉफनेस का हो गया, टॉलनेस का हो गया, या अब हम पढ़ने वाले हैं कि कोई मटर के दानों पे, जैसे हमने पढ़ा था, मेंडल ने स्टडी किया था, तो कुछ मटर के दाने वॉज येलो कलर और कुछ मटर के दाने वॉज ग्रीन कलर, ठीक है, और दोनों ही कैरेक्टर्स साथ में चल रहे हैं, लेकिन इनके बीच में कभी भी ब्लेंडिंग नहीं हुई, इनके बीच में कभी भी क्या हुआ, ब्लेंडिंग नहीं हुआ, इनके कैरेक्टर्स आपस में कभी मिक्स नहीं हुए। ठीक है, बोथ द ट्रेट्स आर रिकवर्ड एज सच इन द F2 जनरेशन थ्रू वन ऑफ दीज इज नॉट सेन इन F1 जनरेशन। ठीक है, F1 जनरेशन हमने पढ़ा था, देखा बेटा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने एक पी जो लिया है, एक येलो कलर लिया है, एक ग्रीन कलर लिया है, ठीक है, दोनों के बीच में हाइब्रिडाइजेशन किया, गैमीट्स किसके बने, वाई वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, और एंड में हमने क्या लिया, मैंने बेटा गैमीट्स लेना सिखाया था, एक यहाँ से आएगा अपने पेरेंट के पास, एक यहाँ से आएगा अपने पेरेंट के पास में, तो रिजल्ट क्या हुआ, हाइब्रिड येलो। अब हाइब्रिड येलो क्यों हुआ F1 जनरेशन में, बिकॉज Y है डोमिनेंट करेक्टर, क्या है, डोमिनेंट करेक्टर। तो जितना भी इन दोनों के बीच में तुम जितनी बार भी हाइब्रिडाइजेशन कराओगे, हर समय द प्रोगेनी वुड बी ऑफ येलो कलर, बिकॉज येलो कलर क्या है, डोमिनेंस करेक्टर है, डोमिनेटिव करेक्टर है। ठीक है, ये तो हुआ किसका, F1 जनरेशन। तो मतलब इन्वॉल्व तो येलो कलर भी हुआ, ग्रीन कलर भी हुआ, लेकिन रिजल्ट हर समय क्या आएगा, येलो कलर ही आएगा मटर के दाने का, ठीक है, पी का। ठीक है, अब जब इसका हुआ, हम दोनों ने इन बीच के बारे में क्या कराया, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के बीच में हमने क्या किया, अगेन हाइब्रिडाइजेशन कराया। जब हमने इनके बीच में जब हाइब्रिडाइजेशन कराया तो हमको रिजल्ट क्या मिला, तीन मिले हमें डोमिनेंट करेक्टर दैट इज येलो कलर, और एक दिखा हमें ग्रीन कलर दैट वाज अ रेसेसिव करेक्टर। ये जो ग्रीन कलर है हमें F1 जनरेशन में नहीं मिला था, लेकिन F2 जनरेशन में हमको रेसेसिव करेक्टर भी दिखा, उसका इन्वॉल्वमेंट भी हमें F2 जनरेशन के अंदर दिखा है। तो बस यहीं पे ये बात कह रहा है कि बोथ द ट्रेस जो हमने रिकवर किए थे, F1 जनरेशन में एक करेक्टर नहीं दिखा था, कौन सा करेक्टर नहीं दिखा था, ग्रीन कलर नहीं दिखा था, लेकिन F2 जनरेशन में जब हमने हाइब्रिडाइजेशन कराया तो हमको ग्रीन कलर दिखा। ठीक है, बट इन F2 जनरेशन थ्रू वन ऑफ दीज इज नॉट सीन एट F1 स्टेज।
ओके। ड्यूरिंग गैमेट और स्पोर फॉर्मेशन फैक्टर्स ऑफ अ पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये क्या होंगे, फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं, एक यहाँ से आ रहा है, एक यहाँ से आ रहा है, तो ये फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, सेग्रीगेट हो रहे हैं फ्रॉम ईच अदर, सो दैट अ गैमेट कैरीज ओनली वन फैक्टर, ताकि ये दोनों गैमेट है ये सिर्फ एक फैक्टर ही यहाँ पे लेके जाए, इसका एक फैक्टर ही यहाँ पे हो। तो जैसे ये एक फैक्टर यहाँ से आ रहा है, एक फैक्टर यहाँ से आ रहा है, तो ये क्या करता है, इंश्योर करता है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। ये क्या करता है, इंश्योर करता है प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ और दिस लॉ इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल। अब ये जो लॉ है इसमें कोई एक्सेप्शंस नहीं है, ये लॉ जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है। जहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने पढ़ा था ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज उसमें कौन से एक्सेप्शंस थे, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के और को डोमिनेंस के। लेकिन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। तो बहुत बार नीट में 12th बोर्ड्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फॉलोइंग फ्रॉम द फॉलोइंग ऑफ द क्वेश्चंस कौन सा ऐसा लॉ है जो इंडिपेंडेंट है, जो क्या है, इंडिपेंडेंट है, दैट इज प्योरली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज अ लॉ विच इज इंडिपेंडेंट एंड इट इज एक्सेप्टेबल यूनिवर्सली, इट इज एक्सेप्टेबल यूनिवर्सली। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्लियोट्रॉफी। जब भी व्हेन अ सिंगल जीन एक्सप्रेस मल्टीपल फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन या मल्टीपल कैरेक्टर, अभी हमने क्या पढ़ा कि हमने एक कैरेक्टर लिया था फॉर एग्जांपल हाइट का, ठीक है, तो वो हाइट के बारे में ही बात कर रहा था कि भाई इसकी हाइट या तो टॉल होगी या इसकी हाइट डॉर्फ होगी, मतलब एक जीन एक ही कैरेक्टर को लेके चल रहा था। लेकिन प्लियोट्रॉफी के अंदर हम देखेंगे कि एक जीन दो कैरेक्टर को लेके चल रहा है, एक जीन दो कैरेक्टर को लेकर चल रहा है, मतलब हाइट को भी लेके चल रहा है और उस ऑर्गेनिज्म के स्किन के कलर को भी लेके चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये बता रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल प्लांट के अंदर अगर बी जीन है, क्या है, बी जीन है, तो ये बी जीन क्या ले रहा है, सीड का शेप का भी कंट्रोल करेगा और क्वांटिटी ऑफ स्टार्च कितना होना चाहिए उसको भी ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। मतलब ये जीन तय करेगा कि कोई भी पर्टिकुलर सीड में जो स्टार्च है कितना होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए या बहुत ही कम होना चाहिए, लेस क्वांटिटी में होना चाहिए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी का होगा तो एकदम फूला फूला आपको दिखेगा मटर के दाने, पी की साइज आपको बहुत ही राउंडेड दिखेगी। वहीं पे अगर स्टार्च का जो क्वांटिटी है वो अगर बहुत कम है तो आपको पी क्या दिखेगा, एकदम व्रिंकल दिखेगा, क्या दिखेगा, एकदम व्रिंकल दिखेगा। ठीक है। दूसरा, कभी भी जब हम मल्टीपल एलिलिज्म पे वर्क करते हैं तो हमको पॉपुलेशन को लेकर चलना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जितना तुम पॉपुलेशन पे वर्क करोगे, जितना पॉपुलेशन पे तुम स्टडी करोगे, उतने ज़्यादा आपको वेरिएशंस दिखेंगे, जितने ज़्यादा वेरिएशंस दिखेंगे उतना ही तुम्हारा कंक्लूजन क्या होगा, क्लियर होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो, ठीक है, या तुम्हारा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है, उनसे कभी पूछना भाई तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है, तुम्हारा ब्लड ग्रुप क्या है। जितने तुम लोगों को एज अ पॉपुलेशन इकट्ठा करोगे तुमको ये नोटिस होगा कि बहुत सारे लोगों का अलग अलग क्या है, ब्लड ग्रुप है। तो कभी भी मल्टीपल कैरेक्टर्स के बारे में जानना होता है तो ऑलवेज डू इन अ पॉपुलेशंस। फॉर एग्जाम्पल देखो प्रिया मैम है, इनका बी पॉजिटिव है, मेघा जो है उसका ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, दक्ष का ए पॉजिटिव, नेहा का ए नेगेटिव। तो हमने जो पॉपुलेशन पे वर्क किया तब हमको पता चला कि इन चारों का ही क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ब्लड ग्रुप आ रहा है। तो फॉर द बेटर कंक्लूजन ऑलवेज वर्क ऑन मल्टीपल पीपल्स और ऑन पॉपुलेशंस। ठीक है। अब बी जीन जो है, जो प्लांट का है, वो दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। एक तो सीड का साइज आप सोच सकते हो और कितना वो सिंथेसाइज कर रहा है उसमें स्टार्च। बी जीन के अंदर सीड शेप की बात करें तो कैपिटल बी है, तो मतलब उस का जो सीड का जो शेप है इट वुड बी राउंड। ठीक है। कैपिटल बी यहाँ पे भी आ गया है और स्मॉल बी है, तो कैपिटल बी है, डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो ये भी क्या होगा, सीड का शेप राउंड होगा। यहाँ पे स्मॉल बी रेसेसिव कैरेक्टर, मतलब अब जो पी का जो शेप होगा वो क्या होगा, व्रिंकल्ड होगा। क्या होगा, व्रिंकल्ड, बिकॉज यहाँ पे इसने क्या शो किया है, रेसेसिव कैरेक्टर शो किया है। स्टार्च का सिंथेसिस है, बहुत ज़्यादा है, लार्ज क्वांटिटी में है, तो क्या होगा, राउंड।
अगर स्टार्च का सिंथेसिस मीडियम है चलो तो भी राउंड है, लेकिन स्टार्च का सिंथेसिस बहुत ही कम अमाउंट में है, लेस अमाउंट में है, तो वो सारा अपना जो वाटर है उसको वो लूज कर देगा पी का सीड, और वो क्या बन जाएगा, व्रिंकल्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व्रिंकल्ड। तो इस एग्जाम्पल से हम ये समझ सकते हैं कि बी जीन दो कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है, एक है सीड का शेप, एक है स्टार्च का सिंथेसिस, जो डिसाइड करेगा कि जो हमारा पी का जो शेप है वो किस तरीके का होना चाहिए, और अगर ये राउंड शेप का है तो क्यों है, बिकॉज उसका जो सिंथेसिस है स्टार्च का वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में है, इसके अंदर मीडियम क्वांटिटी में है तो भी वो राउंड शेप का है, लेकिन ये व्रिंकल्ड क्यों है, बिकॉज इसके अंदर जो स्टार्च है वो कम क्वांटिटी का है, और जो पी है वो अपना वाटर सारा क्या कर देगा, लॉस कर देगा, और वो क्या बन जाएगा, एकदम सिकुड़ जाएगा, और क्या हो जाएगा, व्रिंकल हो जाएगा। मतलब बी जीन है दो कैरेक्टर को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। दिस इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉफी। चलो, अब बी जीन शोइंग इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन सीड शेप। बी है, डोमिनेंट करेक्टर है, ठीक है, बी स्मॉल बी रेसेसिव करेक्टर है। दोनों का क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन हुआ, यहाँ से एक आया, यहाँ से एक आया, ठीक है, क्या हुआ, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, पुनेट स्क्वायर से रिजल्ट निकालेंगे इसका, कि जो हमको मिलने वाले हैं एलील्स वो किस तरीके के होंगे, ठीक है, राउंड शेप के होंगे या व्रिंकल शेप के होंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, कैपिटल बी स्मॉल बी के बीच में हमने क्या कराया, पुनेट स्क्वायर से एलील्स निकाले, कैपिटल बी स्मॉल बी एंड स्मॉल बी। तो कैपिटल बी जहां पे भी आपको दिख रहा है वो उसमें लार्ज अमाउंट होगा स्टार्च का, और वो राउंड शेप का होगा, ठीक है। मीडियम अमाउंट है ये वाला, दिस एंड दिस, तो ये भी क्या होगा, राउंड शेप का होगा। ये जो है हमारे पास में इसका बहुत ही लेस अमाउंट है स्टार्च का, तो ऑफ कोर्स ये वाला जो पी का सीड होने वाला है वो व्रिंकल होने वाला है, बिकॉज इट इज अ रेसेसिव करेक्टर, इट हैज अ लेस अमाउंट ऑफ स्टार्च, सो इसका जो शेप है वो भी क्या होगा, व्रिंकल्ड होगा, ठीक है। फिनोटाइपिक रेशियो पे अगर आप जाओगे तो हम ये बता सकते हैं, कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। अब कैपिटल बी कैटेबल कितने हैं यहाँ पे, भाई एक है, कैपिटल बी स्मॉल बी कितना है, 1 and 2 है, ठीक है। रेसेसिवली जो है करेक्टर दैट वुड बी स्मॉल बी, ये भी एक है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो, क्या हो गया, जीनोटाइपिक रेशियो। फिनोटाइपिक रेशियो की अगर हम बात करें तो कैपिटल में क्या था, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टार्च जिसमें था, तो कौन से में लार्ज अमाउंट है, एक में ही है तो एक हुआ। फिर ये बोल रहे हैं मीडियम अमाउंट का स्टार्च किस में है, इसमें है, तो कितना हुआ, 2 हुआ, ठीक है। देन ये बोल रहा है कि लेस अमाउंट ऑफ स्टार्च किस में है, भाई एक में ही है तो एक हुआ। तो अगेन आप नोटिस करो कि फिनोटाइप और जीनोटाइप का रेशियो इक्वल है, क्या है, इक्वल है। और जब भी हमने पढ़ा था फिनोटाइप का रेशियो और जीनोटाइप का रेशियो जब इक्वल होता है तब वो क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का रिजल्ट क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है वो। अगेन आप देख सकते हो दिस एंड दिस हैविंग अ सेम ratios, it means it is an example of incomplete dominance। अब बेटा क्वेश्चन पूछा गया था 2004 में इन योर बोर्ड्स कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप ABO इनहेरिटेंस एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म एंड को डोमिनेंस। आपको जस्टिफाई करना है ये स्टेटमेंट, कैसे कि भाई ह्यूमन के अंदर जो ABO सिस्टम होता है ब्लड ग्रुप का, ये एक ऐसा केस में आपको मल्टीपल एलील्स और को डोमिनेंस इसमें दिखेंगे। मल्टीपल एलील्स कौन से, AB, AA, AB, BB, NBO का लिखा था, और को डोमिनेंस किसका था, AB ब्लड ग्रुप का था। तो ये ABO ब्लड ग्रुप ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ एक जीन कंट्रोल कर रहा है, दैट इज I जीन, और इनके 3 एलील्स हैं। और कितने एलील्स हैं इनके, 3 एलील्स हैं। ये जो एलील्स हैं ये एक दूसरे से डिफरेंट इसलिए है बिकॉज इस पर डिपेंड करता है कि कौन सा एलील के ऊपर या कौन से RBCs के सर्फेसिस के ऊपर किस तरीके का शुगर प्रेजेंट है। द एलील IA एंड IB आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर I। जो हमने पढ़ा था IO के ऊपर वो क्या था, कंप्लीटली डोमिनेंट था। ईच पर्सन पोजेस एनी 2 ऑफ द 3 जीन एलील्स व्हेन मोर देन 2 एलील गवर्न द सेम कैरेक्टर। किसी भी कंडीशन के अंदर
अगर दो डोमिनेंट कैरेक्टर हमको दिखते हैं, अगर हमको दो डोमिनेंट कैरेक्टर अगर दिखते हैं तो हम उसको बोलेंगे वो मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। वो क्या है? मल्टीपल एलिलिज्म का एग्जाम्पल है। ठीक है। द ब्लड ग्रुप एंड देयर पॉसिबल जीनोटाइप्स आर गिवन। ये ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है, तो इसके कौन कौन से पॉसिबल जीनोटाइप्स हैं? ए और ए ओ। ठीक है। बी ग्रुप की बात करें तो कौन कौन से जो ब्लड ग्रुप्स के एलील्स प्रेजेंट, जीनोटाइपिक रेशियोज प्रेजेंट हैं? बी और बी ओ। वहीं पे सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस क्या है? आई ए और बी, दैट इज आई ए एंड आई बी। और ओ ब्लड ग्रुप का क्या एग्जाम्पल है? जीनोटाइपिक रेशियो क्या दिखेगा? दैट इज आई। ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। अब है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन। इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन इज ऑल्सो, हम पढ़ेंगे इसमें अबाउट डाइहाइब्रिड क्रॉस। जब भी दो जीन्स हैं वो दो करेक्टर को होल्ड कर रहे हैं, दो करेक्टर को क्या कर रहे हैं? कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है। और उसके चार ट्रेट्स हैं। क्या है? उसके चार ट्रेट्स हैं। इट मीन्स वो डाइहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट है। ठीक है। दो जीन्स हैं, उसके दो करेक्टर हैं। कौन से दो करेक्टर हैं? दैट इज अ सीड शेप एंड सीड कलर। दैट इज अ सीड शेप एंड सीड कलर। अब इसमें जो सीड का शेप है, अगर वो राउंड है उसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, और अगर कोई सीड अगर उसका शेप इज व्रिंकल्ड तो हम उसको स्मॉल आर से डिनोट करेंगे। फिर अगर सीड का कलर इज येलो, इट मीन्स हम वो डोमिनेंट कैरेक्टर है, हम उसको कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे। और अगर किसी भी सीड का कलर आता है एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन तो हम उसको करेंगे स्मॉल वाई से। ठीक है। तो इसका हमें ठीक है, इसका अगर हम सीड का अगर हम कलर देखें तो यहाँ पे दो जीन्स हैं और यहाँ पे एक दो तीन चार कितने हैं? चार ट्रेट्स हैं। तो दो जीन और चार ट्रेट्स। अब आया है डाइहाइब्रिड क्रॉस। पेरेंट है, ये पेरेंट में क्या होगा? राउंड एंड येलो कलर। ये क्या है हमारा? ये जो अगर आप देखोगे इट इज राउंड एंड येलो कलर। ठीक है। ये है हमारा व्रिंकल्ड ग्रीन कलर। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में हमने क्या कराया? हाइब्रिडाइजेशन कराया। F1 जनरेशन था, एक यहाँ से लिया इसने, एक यहाँ से लिया। ठीक है। दो पेयर्स आए। क्या है? दो पेयर्स आए हैं F1 जनरेशन के अंदर। अब क्योंकि येलो इज अ डोमिनेंट कलर तो F1 जनरेशन में जो हमको रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा? राउंड येलो कलर होगा। क्या होगा? राउंड येलो कलर होगा। फिर F2 जनरेशन के अंदर हम इसके बीच में क्या कराएंगे? हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। कैपिटल आर कैपिटल वाई का हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे फ्रॉम कैपिटल आर कैपिटल वाई। हमने बेटा लास्ट क्लास में पढ़ा था कि अगर हमको एलील्स निकालने हैं तो हम कैसे निकालेंगे? 2 इंटू नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एलील। तो कितने पेयर्स हैं यहाँ पे? 2 पेयर्स हैं। तो हम क्या करेंगे? 2 का स्क्वायर। तो कितना आएगा? 4। मतलब 4 एलील्स यहाँ पे बनेंगे और 4 एलील्स भी हमारे यहाँ पे बनने वाले हैं। ठीक है। कितने बने? टोटल 8 यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे? एलील्स मिलेंगे। ठीक है। अब इनके बीच में हमें क्या कराना है? अगेन हाइब्रिडाइजेशन करना है और रिजल्ट निकालना है थ्रू पुनेट स्क्वायर। जब रिजल्ट निकालेंगे हमको रिजल्ट मिलेगा 9:3:3:1। क्या निकलेगा रिजल्ट हमारा? 9:3:3:1 मीन्स अगर आप नोटिस करोगे 3:1 हमारा रिजल्ट था इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, उसी का स्क्वायर है ये रिजल्ट, दैट इज 9:3:3:1। ये हमारा पूरा रिजल्ट है। ठीक है। जिसके अंदर हम देखेंगे कि 9 हमारे पास में क्या मिलेगा? रेशियो निकला 9:3:3:1। क्या है? 9:3:3:1। इसमें जो राउंड येलो है वो है 9। कितने हैं?
राउंड येलो है वो है हमारे पास में 9। एक ये है राउंड येलो, ये है राउंड येलो, ये है राउंड येलो, एक ये है राउंड येलो, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये एंड दिस। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो राउंड येलो हमारे पास में कितने हुए? 9। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में राउंड ग्रीन कितने हैं? राउंड ग्रीन है हमारे पास में कैपिटल आर वाई दिस वन, दिस वन, दिस वन, 1 2 एंड 3। ये है हमारे पास में, ठीक है। फिर हमारे पास में व्रिंकल्ड येलो कितने हैं? वही हमारे पास में व्रिंकल्ड येलो कितने हैं? दिस वन, दिस वन, दिस वन, 1 2 3। व्रिंकल्ड येलो कितने हैं? 3, ठीक है। अब व्रिंकल्ड ग्रीन कितना है? व्रिंकल्ड ग्रीन है 1। कितना है? 1। आ गया रेशियो 9:3:1। तो फिनोटाइपिक रेशियोज कैरेक्टर्स को अगर आप देख रहे हो तो हमको इस पुनेट स्क्वायर के रिजल्ट से जो डाइहाइब्रिड प्रोसेस का रिजल्ट फिनोटाइपिकली हमें क्या मिला कि भाई राउंड येलो मिले हमें 9, राउंड ग्रीन मिले हमें 3, व्रिंकल येलो मिले हमें 3 और व्रिंकल ग्रीन मिला हमें 1। और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है? 1:2:1, 2:4:2 एंड 1:2:1। इसको इजी तरीका याद रखने के लिए, बिकॉज रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा गया है, तो यू शुड नो इसको आप कैसे ट्रिक याद कर सकते हो। इसका जीनोटाइपिक रेशियो 121, 242, 121। ऐसे आप इसको एज अ ट्रिक याद कर सकते हो कि भाई फिनोटाइपिक रेशियो 9:3:3:1 और जो हमारा जीनोटाइपिक रेशियो है 121, 242, 121। ठीक है। अब मोनोहाइब्रिड जो हमारा रिजल्ट निकला है, इजी ट्रिक टू गिव द आंसर कि डाइहाइब्रिड का क्रॉस इज ऑलवेज अ स्क्वायर ऑफ अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब जो भी आपको मोनोहाइब्रिड क्रॉस में बेटा रिजल्ट मिला था उसका स्क्वायर कर दोगे, फिनोटाइपिक का, जीनोटाइपिक का, टेस्ट क्रॉस का, उस सभी का रिजल्ट इज इक्वल टू डाइहाइब्रिड क्रॉस। मतलब मोनोहाइब्रिड के सारे क्रॉसेस को हमको स्क्वायर कर देना है, तब हमको क्या मिलेगा? डाइहाइब्रिड क्रॉस मिलेगा। ठीक है। जैसे हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या मिला था जनरेशन के अंदर, F2 जनरेशन के अंदर 3:1 मिला था। अब इसका जब आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा? इसका अगर आप स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा? हमें आंसर मिलेगा 9:3:3:1। ठीक है। वैसे ही अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो आपको पता था 1:2:1 उसका क्या निकला था? जीनोटाइपिक रेशियो मिला था। अगेन हम इसका क्या कर देंगे? हम इसका स्क्वायर कर देंगे। हम इसका क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब हमको क्या रिजल्ट मिलेगा? 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ये क्या हो गया? इसका जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाइहाइब्रिड क्रॉस। टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट अगेन 1:1 का स्क्वायर और रिजल्ट हमें क्या मिला? 1:1:1:1। तो बेटा समझ में आया कि जो भी डाइहाइब्रिड क्रॉस है इट इज ऑलवेज द स्क्वायर ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। चलो बेटा आज का टॉपिक यहीं पे फिनिश होता है। होप यू हैव अंडरस्टैंड। आप सभी लोगों ने उसका मेरे लेक्चर के साथ साथ में नोट्स भी बनाया होगा अच्छे से। अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा है तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे अबाउट मेंडल्स लॉ का लास्ट लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ओके। होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।